Hello everyone, welcome to online session of Cross and Climb. Today we are going to discuss a very important topic. This topic is important for your MHET and other law entrance exam. और टॉपिक क्या है? It is law of contract. अब आप देखोगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जनरल डिटेल्स है, जनरल प्रिंसिपल्स है, वो एक लॉ में है विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अभी हम जनरल टर्म्स में समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. यूजुअली हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट इट इज डीलिंग बिटवीन द पार्टीज. बिजनेस ट्रांजेक्शन हो सकती है, कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन होती है, या फिर एग्रीमेंट होता है. यही होता है जब हम गिव एंड टेक की बात करते हैं, राइट. लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑफ दिस एग्जांपल. तो ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ए इज गोइंग टू सेल हिज कार टू बी, और बी इसको क्या करने वाला है? ही इज गोइंग टू परचेज द कार फॉर लेट्स से 10 लाख रुपीज. तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? यस. तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे ए एग्री कर रहा है अपनी कार बेचने के लिए, बी एग्री कर रहा है 10 लाख रुपीज पे करने के लिए एंड कार को परचेज करने के लिए. And you will see on a daily basis we enter into a number of contracts, right? कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो रिटर्न ही होते हैं या फिर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं जहां बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं. जब हम सुनते हैं कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया है, ऑफ कोर्स इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन जो हम जनरल डेली बेसिस पे इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर कर रहे हैं वो भी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. Let us take the easiest example. You go to an ice cream parlor and have ice cream. आप आइसक्रीम परचेज करते हो, आप रेस्टोरेंट जाते हो, आप मोमोज परचेज करते हो, आप पिज्जास परचेज करते हो, या फिर घर पे बैठ के भी पिज्जास ऑर्डर कर रहे हो, जोमेटो से कुछ फूड ऑर्डर कर रहे हो. ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप रेंट पे कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो या फिर आप यू आर सेलिंग अ प्रॉपर्टी. ये सारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं. यहाँ पे देखो आपको मिल क्या रहा है. लेट्स से you go and purchase a car, so you are getting car and another person is getting money. तो ये क्या है? It is give and take relationship. For example, you let the house on rent. आपका घर है, आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या मिल रहा है? As a landlord you are getting money, you are getting the rent. और सामने वाली पार्टी को क्या मिल रहा है? They are getting possession of property. तो it is also a contract. Even purchasing vegetables and fruits from vegetable vendor, ये भी किस में आ जाएगा? It is also a contract. तो ये जरूरी नहीं है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्मल ही होंगे, रिटन ही होंगे. इवन हम जो डेली बेसिस पे इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स में एंटर करते हैं वो भी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू बोर्ड एन ऑटो और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट. यू आर गेटिंग द सर्विसेज एंड द ऑटो ड्राइवर इज गेटिंग मनी. तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट है. बोर्डिंग अ बस टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये सिंपल काइंड्स ऑफ जो एग्रीमेंट्स होते हैं एक्चुअली ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. तो कभी हम ये नहीं बोलेंगे कि जो एग्रीमेंट्स हैं सिर्फ वही वो रिटन होते हैं और जो ओरल एग्रीमेंट्स होते हैं एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है. नहीं, दिस इज रॉन्ग आइडिया. जहां लॉ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी रिटन, वहां पे तो आप राइटिंग में ही होना चाहिए. जहां पे लॉ नहीं कह रहा है, लॉ इज साइलेंट अबाउट द सेम, वहां पे आप ओरल एग्रीमेंट्स में भी एंटर कर सकते हो, रिटन एग्रीमेंट्स भी कर सकते हो. लेट्स से सील डीड, वहां पे लॉ कहता है सेल डीड हैज टू बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड. वहां पे आप ये नहीं बोलोगे कि हमने ओरली सेल डीड में एंटर कर लिया या फिर ओरली हमने किसी को प्रॉपर्टी बेच दिया. नो, दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज रिटन इन द लॉ इटसेल्फ. लेकिन जहां पे लॉ इज साइलेंट, लेट्स से अगर आप आपकी घर की टैप लीक कर रही है तो यू एंगेज अ प्लम्बर, आप प्लम्बर को बुलाते हो. प्लम्बर क्या कह रहा है? ही इज गेटिंग यू सर्विसेज, राइट. वो आपको सर्विसेज दे रहा है और आप क्या कर रहे हो? यू आर गोइंग टू पे मनी टू हिम. तो ये भी क्या हो जाएगा? इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट. तो बेसिकली अभी हमने क्या सीखा? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज where one party agree to do something for another and another party is agreeing to do something for the first party. तो अभी के लिए हम ये समझते हैं कि एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज और डीलिंग बिटवीन द पार्टीज ये किस में आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट इज द लास्ट स्टेज. ये तो लास्ट स्टेज है, लेकिन स्टार्ट कहां से होता है? तो एवरी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट स्टार्ट्स विथ प्रपोजल, जिसे हम ऑफर भी बोलते हैं. तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, लेट्स से
प्रपोजल मीन्स द पर्सन हु विल इनिशिएट, राइट। लेट्स से अगर मैं मोमोज ऑर्डर करती हूँ या फिर मैंने जोमेटो से कोई खाना ऑर्डर करना है, तो प्रपोजर कौन होगा? आई विल बी द प्रपोजर, इट इज मी हु हैज मेड द प्रपोजल। तो कोई ना कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में एंटर करने के लिए जो इनिशिएट करेगी पार्टी, उससे बोलते हैं प्रपोजल या फिर ऑफर। प्रपोजल इज द टर्म विच इज यूज्ड इन इंडियन लॉ and offer is the term which is used in English law. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. It is just that whenever you read Indian Contract Act you will find this term proposal, और English law में हम क्या यूज करते हैं? offer, right? And proposal is just a statement unless accepted. Let's say अगर मैं बोलती हूँ will you purchase my car for 10 lakh rupees, तो it is just a statement, it is just irrelevant. जब तक सामने वाले से हाँ नहीं आती है, तो जब तक सामने वाला पार्टी उसे असेंट नहीं देगा, मंजूरी नहीं देगा, तब तक प्रपोजल इज नथिंग, राइट? तो प्रपोजल इट हैज टू बी एक्सेप्टेड, और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है वैसे ही ये क्या बन जाता है? इट इज प्रॉमिस. तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, राइट? नेक्स्ट, प्रॉमिस अब एग्रीमेंट कब बनेगा? व्हेन इट इज अकम्पनीड बाय कंसिडरेशन. अब ये समझते हैं कंसिडरेशन होता क्या है. कंसिडरेशन को आप समझ सकते हो, इट इज क्विड प्रो क्यो, QUID, क्विड प्रो क्यो. क्विड प्रो क्यो होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी कि जो भी आपको रिटर्न में मिल रहा है जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, इट इज कंसिडरेशन. और ये याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट में गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है, विच मीन्स दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए. अगर ए पार्टी कह रही है आई विल सेल माई प्रॉपर्टी टू यू, बी पार्टी भी क्या कहेगी? आई विल डिलीवर दिस मच अमाउंट टू यू, राइट? तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में ए पार्टी भी दूसरे को कुछ देगी और बी पार्टी भी ए पार्टी को कुछ देगी. That is consideration. So basically whatever you are getting in return in a contract is consideration for you, right? Let's say मैं जाके पेन खरीदने जाती हूँ, तो जो मुझे पेन मिल रहा है it is consideration for me, और सामने वाले पर्सन को मैंने पैसे दे दिए हैं तो it is consideration for him. तो consideration means quid pro quo, which means something in return. मतलब कुछ ना कुछ दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में मिलना चाहिए. अब हम कौन से स्टेज पे आ गए? एग्रीमेंट. नाउ वी विल चेक व्हेन एग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? व्हेन इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एंड दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन गिवन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जब एग्रीमेंट बिकम्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ, नाउ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. अब ये समझते हैं एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या होता है. You must have read the statement, fundamental rights are enforceable by law, but DPSPs are not. इसका मतलब क्या है कि अगर फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है तो आप कहां जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो और रेमेडी वहां पे आप क्लेम कर सकते हो. लेकिन जहां पे DPSPs का वॉलेशन होता है, there you do not have the remedy. वहां पे आप कोई भी रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते हो. तो ये वही चीज है कि एग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. विच मीन्स अगर वो जो एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड रेमेडी आप कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हो, और क्लेम भी कब करोगे? जब वो वैलिड होगा. मीन्स ऑल द प्रिंसिपल्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैव बीन फुलफिल्ड. ये लीगल वैलिडिटी इसे मिल गई है, राइट? तब आप बोलोगे कि मैं कोर्ट में जा सकती हूँ और कोर्ट में जाके मैं इससे रिलेटेड लीगल रेमेडी क्लेम कर सकती हूँ. तब हम बोलेंगे कि एग्रीमेंट क्या हो गया है? एग्रीमेंट हैज बिकम कॉन्ट्रैक्ट. तो वी कैन से कि एग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, एनफोर्सिएबल बाय लॉ मीन्स लीगली वैलिड, ऑल द प्रिंसिपल्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैव बीन फुलफिल्ड, तब हम बोलेंगे ये एग्रीमेंट क्या बन गया है? कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर यही एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है,
इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कोर्ट में जाके आप उससे रिलेटेड रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते हो, तब हम बोलेंगे दिस एग्रीमेंट इज वॉइड एग्रीमेंट। मैं एक इजी एग्जांपल लेती हूं। सबसे पहले समझते हैं कि वॉइड का मतलब क्या होता है। वॉइड मींस एब्सोल्यूट नलिटी, नथिंग इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब लॉ उसे इनवैलिड कंसीडर कर रहा है, कुछ कंसीडर ही नहीं कर रहा, राइट। तो वॉइड मींस इट इज जीरो इन द आइज ऑफ लॉ। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। लेट्स से ए बी को बोलते हैं यू डील विद स्मगलिंग इन सम गुड्स विच आर प्रोहिबिटेड गुड्स एंड आई विल गिव यू सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज, कि तुम मेरे लिए स्मगलिंग करके लेके आओ, लेट्स से ड्रग की स्मगलिंग करके लेके आओ, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट? क्या ये कभी भी वैलिड माना जाएगा? नो, इट इज नॉट वैलिड। तो ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। यानी कि अगर बी स्मगलिंग करके गुड्स लेके भी आता है, ड्रग्स लेके भी आता है, ए अगर उसे 50,000 रुपए नहीं देता है तो बी डजंट हैव एनी रेमेडी टू गो टू द कोर्ट। वो कभी भी कोर्ट में ये जाकर नहीं बोलेगा कि मैंने तो इसका काम कर दिया था, मैंने तो स्मगलिंग कर दी थी, लेकिन इसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो ये सारे एग्रीमेंट्स क्या होंगे? वॉइड एग्रीमेंट्स। यहां पे हम एक इंपॉर्टेंट टर्म का ध्यान रखेंगे। कभी हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं तो इट इज ऑब्वियस दैट इट इज वैलिड, तो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ओनली। लेकिन जब हम वॉइड टर्म यूज करेंगे तब हम एग्रीमेंट टर्म ही यूज करना है इसके साथ, राइट। तो देयर इज नथिंग विच इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये एक अलग से कोई कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इसका मतलब होता है वॉइड एग्रीमेंट्स का द एग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मीन्स जो स्टार्टिंग से ही नलिटी है। तो कभी कभी हम इसे बोलते हैं वॉइड ab initio। void agreements are void ab initio, means starting से ये सारे एग्रीमेंट्स। ab initio का मतलब होता है since inception और since beginning, कि स्टार्टिंग से ये सारे एग्रीमेंट्स इनवैलिड हैं, जीरो है, नलिटी है, राइट। तो यहाँ पे हमने दो कॉन्ट्रैक्ट्स या दो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हैं। फर्स्ट इज void agreement, सेकेंड इज voidable contract। void agreement क्या होगा? इट इज एन एग्रीमेंट that law considers non-existing from the very beginning. The Latin phrase for this is void ab initio, which means void from the start. Means ऐसे agreements जो starting से ही nullity है, लोग कभी भी उन्हें starting से ही enforce नहीं करेगा, उन सबको हम बोलते हैं void agreements. There are some examples. Agreement without consideration, वो void होता है। Unlawful object, यानी कि जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था स्मगलिंग का, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से ए सेज टू बी गो एंड किल सी, आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे अगर बी जाके सी की डेथ भी कॉज करके आता है तो क्या यहाँ पे बी को 1 लाख रुपए मिलेगा? मतलब क्या कोर्ट उसे 1 लाख रुपए दिला सकता है? नो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, दैट इज किलिंग ऑफ सी। तो यहाँ पे ये सारे एग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे? वॉइड एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट विद माइनर, ये भी हम आगे चेक करेंगे कि हु आर द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो माइनर के साथ अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो, वो सारे एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही इनवैलिड होते हैं, स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। नेक्स्ट टर्म इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होंगे? विच आर नलिटी सिंस बिगिनिंग। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे? वॉइड प्लसेबल। अभी तक वॉइड है नहीं लेकिन वॉइड कराए जा सकते हैं, विच मीन्स हियर द एग्रीव्ड पार्टी हैज द राइट टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन वेदर टू वैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट और टू डिक्लेयर इट वॉइड। यानी कि यहाँ पे पार्टी के पास अब ऑप्शन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रख सकता है, राइट, या फिर वो क्या कर सकता है? अपना दूसरा ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है। तो अभी देखो यहाँ पे हमने टर्म क्या यूज किया? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक्चुअली इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वैलिड डिपेंडिंग ऑन द विल और द चॉइस ऑफ वन पार्टी एंड विच पार्टी? एग्रीव पार्टी। मतलब जो भी पार्टी के साथ गलत हुआ है उसके पास ऑप्शन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को वो कंटिन्यू रखेगा या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड यानी कि खत्म करा सकता है, उसे वॉइड करा सकता है, राइट। तो इट सेज इट इज एन एग्रीमेंट दैट स्टार्ट्स एज वैलिड। मतलब जब ये था एंटर हुआ था, इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड था।
and is legally binding. Valid था तो legally binding भी था, but it contains a flaw that allows one of the parties to choose to cancel or void it, which means the same thing कि voidable मतलब पार्टी के पास ऑप्शन है या तो उसे वैलिड रखना है या फिर उसे कैंसिल करना है या फिर void करना है। एग्जाम्पल्स क्या है? कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड। लेट्स से मैंने फ्रॉड करके किसी पार्टी को अपना प्रॉपर्टी बेच दी है और कम रेट पे बेच दी है। लेट्स से मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी लेकिन मैंने फ्रॉड करके उसको 2 करोड़ की बेच दी। यहाँ पे अब एग्रीड पार्टी कौन सी होगी? द बायर। अब बायर के पास ऑप्शन है या तो 2 करोड़ में ही इज ओके, राइट, यानी कि उसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना है, या फिर वो क्या कर सकता है? उसे वॉइड करा सकता है उस पूरी ट्रांजेक्शन को। ओके, अगेन इट इज द सेम थिंग। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? द कॉन्ट्रैक्ट टर्न्स वॉइड विच मीन्स इट इज नॉट वॉइड ऑलरेडी, स्टार्टिंग से नलिटी नहीं है। टर्न कब होगा वॉइड? व्हेन द पार्टीज फाइंड सम डिफेक्ट्स और फॉल्ट्स इन द एग्रीमेंट्स। ये हम देखेंगे कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, कौन से फॉल्ट्स होते हैं। thus choosing either to cancel or to accept it, which means the same कि voidable contracts में aggrieved party के पास ऑप्शन होता है या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, void करना है, या कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यूइंग रखना है, which means accept करना है। Okay, these are some of the definitions which are important for your exam point of view. Definitions क्या है? An agreement not enforceable by law is said to be void. यानी कि वही चीज कि अगर एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो void है, अगर वही एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पे मैंने आपको बता दिया है व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। It means it is legally valid and you can approach the court to claim the remedy. That is enforceability by law. Next definition is an agreement enforceable by law is a contract. Same thing. Third definition is about voidable contract. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties. यानी कि एक पार्टी, वही सेम चीज कि एक पार्टी की मर्जी है, उसके ऑप्शन पे एनफोर्सेबल है, मतलब वो पार्टी चूज करेगी इसे एनफोर्स कराना है या नहीं कराना, इसे वैलिड रखना है या फिर अवॉइड करना है कॉन्ट्रैक्ट को, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इट इज कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, और कभी कभी इसी को हम बोल देते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये क्या होता है, अभी तो हमने ये समझा void के साथ टर्म क्या यूज करना है, एग्रीमेंट, which means the agreements which are invalid, which are nullity since beginning, वो होते हैं void agreements। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है? void becomes contract becomes void. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। ये चेक करते हैं ये है क्या। देखो कभी कभी क्या होता है, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था तब तो वो वैलिड था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट आज वॉइड हो गया। मींस हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, कब किया था? पहले किया था। नाउ सम सिचुएशंस हैव अरीजन which are beyond the control of the parties and for which none of the parties are to be blamed। तो एक्चुअली ये अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाद में क्या हो जाता है? void। यही सिचुएशन हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void। मैं एक एग्जांपल देती हूं। लेट्स से A has entered into a contract to supply some goods। A बोल रहा है कि मैं तुम्हारे घर सामान भेज दूंगा, तुम अभी पेमेंट कर जाओ। लेट्स से B ने पेमेंट भी कर दी है 10 लाख की। गुड्स कब सप्लाई करने थे? नेक्स्ट डे करने थे। अब सडनली क्या होता है, रात को ही A के गोडाउन में आग लग जाती है, सारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नाउ A कैन नॉट सप्लाई द गुड्स टू B। क्यों नहीं सप्लाई कर सकता? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करना या फिर अनलॉफुल हो जाता है, राइट। लेट्स से A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आई विल सेल यू फायर क्रैकर्स एंड यू पे मी मनी।
तो दिस वाज द कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग द डीलिंग ऑफ फायर क्रैकर्स. सडनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि फायर क्रैकर्स आर बैंड ऑल ओवर इंडिया. नाउ ए एंड बी कैन नॉट डील इन फायर क्रैकर्स. तो अल्टीमेटली ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये अनलॉफुल हो गया. लेकिन अनलॉफुल कब हुआ है? आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. तभी मैंने यहाँ पे टर्म क्या लिखा है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में आपने पहले एंटर किया था, जो इम्पॉसिबिलिटी है, जो अनलॉफुलनेस है, वो बाद में अराइज हुई है, जिसकी वजह से अब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हो. इसे बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड आफ्टरवर्ड्स, व्हिच मींस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज लॉकडाउन. During lockdown, a number of contracts could